हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, 2 दिन के बाद वापस से हमारा लाइव सेशन हो रहा है, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, कोटा के बाहर था, इसलिए अभी हमारी 2 दिन लाइव क्लासेस नहीं हो पाई थी। आज से वापस हम रिज्यूम कर रहे हैं। आज अभी 2 लाइव लेक्चर्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 10th क्लास में आप पढ़ तो चुके हो, सिंपल भी लगता है हमें, लेकिन 10th क्लास में जो आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था दैट वाज इनकम्प्लीट। वहां पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, और इसीलिए यदि हम इस टॉपिक को यहां पर प्रॉपर्ली नहीं पढ़ेंगे तो वो जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है उसकी वजह से नीट में हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है बच्चों। और आज का जो सेकंड लाइव लेक्चर रहेगा 9 बजे बच्चों, वो रहेगा फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे फोटोसिंथेसिस को लेके, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, वो सारे बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। और अब हमें स्टार्ट करना है वहां पर लाइट रिएक्शन, जो आज हम स्टार्ट करेंगे अभी 9 बजे। तो दोनों लाइव लेक्चर्स में बच्चों स्टे कनेक्टेड। इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस यहां से आते ही आते हैं। दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके नीट में आएगा ही आएगा आज के जो 2 लाइव लेक्चर्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू जो भी अभी लाइव लेक्चर में हैं बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शंस। अब बच्चों, जैसा भी मैंने आपको बोला था कि 10th क्लास में भी हम रिफ्लेक्स एक्शंस को पढ़ चुके हैं, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पता होता है, वो चाहे एक्सप्रेस कर पाए नहीं कर पाए, डिफाइन कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, अंदर से तो हमें पता होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता क्या है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं बच्चों जो किसी पेरिफेरल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस जैसे मान लो यहां पर किसी ने पिंच किया, चिमटी भरी, किसी गर्म बर्तन पे हमारा हाथ लग गया, बहुत कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है वहां पर बर्फ पे हमारा हाथ लग जाए, कांटा चुभ जाए हमारे पैर में, ये सब स्टिमुलस है। करंट लग जाए कहीं पर, ये सब स्टिमुलस है बच्चों। ठीक है, तो किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, इनवॉलंटरली, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, सडन, स्पॉन्टेनियस, अचानक, अपने आप। तो ऐसा कोई रिस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में सडन है, अचानक है, फास्ट है, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप पे, इनवॉलंटरली है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, हम चाहे नहीं चाहे वो एक्सप्रेस होगा रिस्पॉन्स, देन दैट एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों। है ना। तो कंसेप्चुअली ये मतलब होता है रिफ्लेक्स एक्शन का। तो एक बार थ्योरेटिकली देख लेते हैं भाई क्या मतलब होता है, क्या डेफिनेशन है रिफ्लेक्स एक्शन की। तो रिफ्लेक्स एक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, the entire process of response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, that is without conscious effort or thought and requires the involvement of a part of the CNS is called a reflex action। अब डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, और कॉम्प्लेक्स होगी क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से बच्चों मैं हमेशा से कहता आया हूं कि एनसीईआरटी ने जो चीजें आपको दे रखी है, पहली बात तो कंप्लीट नहीं होती है, प्लस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाकर दे रखी है लैंग्वेज। तो जानबूझ के एनसीईआरटी की लाइंस लाऊं क्योंकि इनको समझना बहुत जरूरी है। मान लो अभी मैं सिंपल वे में समझा के आगे निकल जाऊंगा, फिर जब आप एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर अटकोगे कि सर इन लाइंस का मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो अब देख लेते हैं बच्चों क्या मतलब इनका। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, तो समझ में आ गया बाहर से। पेरिफेरल स्टिमुलेशन जो हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, कोई भी हो सकता है, टेम्परेचर, टच, वाइब्रेशन, प्रेशर, नॉक्शियस यानी कि पेनफुल स्टिमुला, एनीथिंग, है ना। तो पूरा जो प्रोसेस है जो उसके रिस्पॉन्स के लिए होता है, दैट अकर्स इनवॉलंटरली, अभी मैंने आपको बताया इनवॉलंटरली का मतलब है ना जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। मान लो स्टोव के ऊपर एक बर्तन के अंदर आप पानी को उबाल रहे हो, बॉईल कर रहे हो, बर्तन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, गलती से आपका हाथ टच हो गया, तो आप वहां पे सोचकर हाथ पीछे नहीं हटाओगे, जितनी देर सोचोगे और फिर पीछे हटाओगे तब तक तो काम हो चुका होगा आपके हाथ का, है ना। लेकिन आपने देखा होगा टच होते ही ऑटोमेटिकली हाथ पीछे आता है, वो इनवॉलंटरली हो रहा है, वहां पर आपको सोचने की, कोई कॉन्शियस एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चों। और थॉट, सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है भाई, जहां सोचकर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करा है फिर वो रिफ्लेक्स एक्शन ही, ध्यान रखना। कभी भी रिफ्लेक्स एक्शन में आपका सेरिब्रम जो थिंकिंग पार्ट है आपके ब्रेन का, है ना, पढ़ चुके हैं हम सीएनएस का पूरा स्ट्रक्चर, वो थिंकिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, दो चीजें हैं, ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। डेफिनेटली रिफ्लेक्स एक्शंस में, कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस में मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का रोल होता है। पहले भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेनस्टेम के वक्त में ये डिस्कस कर चुका हूं, आज फिर करेंगे। लेकिन यदि कोई आपसे कहे कि क्या रिफ्लेक्स एक्शंस में आपके सेरिब्रम का कोई रोल होता है या थिंकिंग पार्ट का कोई रोल होता है, नहीं होता, है ना। थॉट प्रोसेस वहां पर इन्वॉल्व नहीं होता है बच्चों।
एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सीएनएस। बिना सीएनएस, सीएनएस में दो चीजें आती, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों में से किसी ना किसी का कुछ भाग, कुछ पार्ट इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा ही होगा। बिना सीएनएस इन्वॉल्वमेंट के कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो सकता बच्चों। तो आई थिंक चीजें क्लियर हुई होगी। ये डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने आपको दे रखी, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको समझा दी है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है बच्चों? वो पूरा पाथवे न्यूरॉन्स का जिसमें सीएनएस भी इंक्लूडेड है, जिसमें आपके रिसेप्टर्स जो आपके स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं, प्लस फिर आपके इफेक्टर्स जो आपके एक्शन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पूरा पाथवे जिसके थ्रू एक कंप्लीट रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम कह रहे थे कि हमने किसी हॉट यूटेंसिल को टच कर लिया है, गर्म बर्तन को टच कर लिया, ठीक है। तो टच किससे हो रहा है? हाथ से हो रहा है, हाथ की स्किन उस पर टच हुई। जैसे स्किन टच होगी तो क्या होगा बच्चों? हमारी स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं टेम्परेचर के लिए, वो स्टिमुलेट होंगे, उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया इस पूरे रिफ्लेक्स पाथवे के अंदर, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब भी क्या है? जो रिसीव कर रहा है। किसको रिसीव कर रहा है? स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, ठीक है। रिसेप्टर्स ने जैसे स्टिमुलस को रिसीव करा, यदि वो स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग इनफ है तो ये हम पढ़ चुके हैं, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं ये वर्ड्स, नर्व फिजियोलॉजी के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में, तो एक एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी इन रिसेप्टर्स में। रिसेप्टर्स आर नथिंग बट व्हाट? दीज आर नर्व प्रोसेसेस बच्चों। न्यूरॉन्स ही हमारी एपिथेलियम के बीच से प्रोजेक्ट आउट करते हैं, और जब कोई स्टिमुलस उन पे अप्लाई होता है तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, दे आर रिसेप्टर्स। अब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स न्यूरॉन्स के थ्रू कहां जाएगी? सीएनएस में। न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने क्या पढ़ा था? वो न्यूरॉन जो रिसेप्टर से सीएनएस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक इलेक्ट्रिक इंपल्स को लेकर जाते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को टुवर्ड सीएनएस लेकर जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। तो रिसेप्टर के बाद सेकंड कंपोनेंट क्या हुआ रिफ्लेक्स एक्शन के पाथवे में? सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। ये इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को यानी कि इंफॉर्मेशन को कहां लेकर जाएंगे? हमारे सीएनएस यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड तक ही चीजें रह जाएगी या ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा, ये डिपेंड करेगा कि रिफ्लेक्स एक्शन किस टाइप का है। ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस जिनमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है उनको हम कहते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। और जनरली ये रिफ्लेक्सेस कौन से सिस्टम्स से एसोसिएटेड होते हैं? ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों आपको। ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, ये हमारे इनवॉलंटरी बॉडी सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कारण इनको जो रेगुलेट कंट्रोल करने वाले सेंटर्स हैं वो हमारे ब्रेन में, ना कि स्पाइनल कॉर्ड में, पर्टिकुलरली ब्रेन स्टेम वाले पार्ट में, उनमें भी पर्टिकुलरली पोन्स और मेडुला में ज्यादा है बच्चों। तो जैसे यॉर्निंग मैंने आपको बताया था, है ना, जब हमने पहले पढ़े थी बहुत सारी चीजें, हम मेडुला ऑब्लोंगेटा की हम बात कर रहे थे, वहां पर भी बात हुई, जब न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे तब भी वहां पर बात हुई बच्चों। तो जैसे यॉर्निंग की बात हुई, स्नीजिंग की बात हुई, कफिंग की बात हुई, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं बच्चों जहां पर इनवॉलंटरी बॉडी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या वॉमिटिंग की हम बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है। और इनमें ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं कहां तक लेकर जाएंगे? ब्रेन तक। लेकिन ब्रेन में ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, रिफ्लेक्स एक्शंस में सेरिब्रम यानी कि थिंकिंग पार्ट कभी इन्वॉल्व नहीं होता, बट हाँ मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन हो सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होते हैं उनमें क्या होगा? रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, सेंसरी न्यूरॉन से इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड तक आएगी। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होगा? ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को ट्रांसमिट कर देगा अगले न्यूरॉन को, जो कि एक मोटर न्यूरॉन होता है यूजुअली। वो मोटर न्यूरॉन अब इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को वापस, अब ब्रेन तक नहीं गई, यहां पर अपन स्पाइनल रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड के आगे चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन वापस से इलेक्ट्रिक इंपल्स लेकर आएगा मसल के पास। मसल यहां पर इफेक्टर है, इफेक्टर का मतलब जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो मसल यहां इफेक्टर है। जैसे ही मसल के पास इलेक्ट्रिक इंपल्स आई मोटर न्यूरॉन से, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, आपका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा। किसी ने जोर से चाटा मारा आपको, वो चाटा वहां पर स्टिमुलस है, सेंसरी न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक इंपल्स इंफॉर्मेशन गई सीएनएस के पास, वापस से मोटर न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक इंपल्स आएगी, लेकिन अब यहां पर इफेक्टर कौन होगा? आपकी लैक्राइमल ग्लैंड्स, है ना, आंसू आने लग जाएंगे। आई बात समझ में? वहां पर अब वो इफेक्टर्स है, तो इफेक्टर्स यूजुअली या तो मसल्स होती है या ग्लैंड्स होती है। एक्शन या तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है या ग्लैंड्स के सिक्रीशन के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है बच्चों,
है ना, हमने गर्मा गर्म समोसा देखा या उसकी खुशबू आई, मुंह में पानी आ गया, सलाइवेशन, अगेन व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन, वहां पर आपका कंट्रोल नहीं है, आएगा तो आएगा, सलाइवेशन होगा ही होगा, है ना। आगे बात समझ में क्लियर है। ये जो पूरा पाथवे है बच्चों, अब जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, इस पूरे पाथवे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। पे आरबीसी का क्या क्वेश्चन है सर, मैसेंजर रिसेप्टर्स का फैक्टर मॉलिक्यूल्स कौन सा? बेटा जो रिसेप्टर्स होते हैं या तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, या फिर अभी जैसा मैंने आपको बोला कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी नर्व एंडिंग्स होती है, उन पे रिसेप्टर्स होते हैं। तो जनरली रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर आप यदि बोलोगे रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर क्या है, यदि वो पूछ रहे हो, तो यूजुअली जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क आया समझ में, द न्यूरोनल पाथवे थ्रू विच रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस। अब पूरा पाथवे, यहां पर एक पाथवे मैंने बना रखा बच्चों। सबसे पहले रिसेप्टर होगा कंपोनेंट पाथवे के अंदर, रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, वहां से जब वो स्टिमुलेट होगा तो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी, उसको सेंसरी न्यूरॉन कहां लेकर जाएगा, सीएनएस के पास, आइदर स्पाइनल कॉर्ड, और यदि कोई क्रेनियल रिफ्लेक्स है तो फिर ये इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड के बाद और ऊपर तक जाएगी, कहां तक जाएगी, डिपेंड करेगा कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, मेडुला ऑब्लोंगेटा तक जा सकती है, मिड ब्रेन तक भी जा सकती है, लेकिन कभी भी फोर ब्रेन में यानी कि सेरिब्रम में नहीं जाएगी बच्चों। फिर एक और चीज बच्चों अभी अपन देखेंगे कि ये जो पूरा रिफ्लेक्स आर्क है, जब सीएनएस के अंदर इंपल्स जाती है तो वहां पर एक इंटरन्यूरॉन भी हो सकता है। इंटरन्यूरॉन क्या होता है, ऑलरेडी न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ लिया है। यदि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में भी न्यूरॉन्स हैं तो फिर वो इंटरन्यूरॉन्स कहलाते हैं बच्चों। रिफ्लेक्स आर्क में सब में जरूरी नहीं कि इंटरन्यूरॉन्स हो, काफी रिफ्लेक्स आर्क्स में तो डायरेक्टली सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स लेकर गया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वो डायरेक्टली किसको ट्रांसमिट कर देता है, मोटर न्यूरॉन को, और फिर वो इफेक्टर तक इंपल्स ले आती है। मतलब एक ही साइनेप्स बनता है किसके बीच में, सेंसरी और मोटर के बीच में। लेकिन कई रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे भी हैं जिनके अंदर आपको सेंसरी और मोटर के बीच में और भी न्यूरॉन्स मिल सकते हैं, जिनको हम कहेंगे इंटरन्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन की प्रेजेंस हमेशा जरूरी नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहां पर प्लस ऑब्लिक माइनस लिखा है। इंटरन्यूरॉन में और मे नॉट बी प्रेजेंट, दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। फिर यदि इंटरन्यूरॉन है तो पहले सेंसरी न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक इंपल्स इसमें ट्रांसमिट होगी और फिर ये मोटर न्यूरॉन में ट्रांसमिट करेगा। और यदि इंटरन्यूरॉन नहीं है तो डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है इंफॉर्मेशन वो सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में चली जाएगी। मोटर न्यूरॉन इलेक्ट्रिक इंपल्स को कहां लेकर जाएगा, इफेक्टर के पास, जो अभी मैंने बताया या तो यूजुअली मसल होती है या फिर ग्लैंड्स होती है बच्चों। मसल है तो कंट्रैक्शन के फॉर्म में एक्शन होगा, यदि ग्लैंड है तो सिक्रीशन के फॉर्म में एक्शन होगा, आपका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इस तरह से एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है बच्चों। ठीक, और आगे देखते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस है बच्चों, इनको हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ क्लासिफाइंग दीज रिफ्लेक्स एक्शंस। पहला, किस लेवल पे प्रोसेसिंग हो रही है, जो अभी हमने बात करी, जो मैं कह रहा था ना कि आपने इनकम्प्लीटली पढ़ा है 10th के अंदर, वहां पर यूजुअली आप क्या पढ़ते हो कि रिफ्लेक्स एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। सारे रिफ्लेक्स एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड पे होते हैं, ये गलत हो जाएगा यदि हम ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं तो। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होते हैं, दिस इज करेक्ट, बट सम रिफ्लेक्स एक्शंस अकर एट द लेवल ऑफ ब्रेन ऑल्सो, उनमें ब्रेन का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है। जिन रिफ्लेक्स एक्शंस में ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व होता है उनको तो बच्चों हम कहते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शंस जिनमें ब्रेन का कोई पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व है, ठीक है, उसके ऊपर ब्रेन तक कोई इंपल्स नहीं जा रही है फॉर द रिफ्लेक्स टू टेक प्लेस, तो फिर हम उनको कहेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। आया डिफरेंस समझ में? तो ये इस चीज के बारे में बात कर रहा था कि आप 10th क्लास में इनकम्प्लीट पढ़ते हो, वहां पर आपको ये बताया जाता है कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे रिफ्लेक्सेस होते हैं, लेकिन बेटा ब्रेन के लेवल पे भी होते हैं। जो ब्रेन के लेवल पे हो रहे हैं, जिनमें ब्रेन का कुछ पार्ट इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली हाइंड ब्रेन वाला पार्ट या ब्रेन स्टेम वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है, उनको हम कहते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बहुत सिंपल हो गया, अकर एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जैसा भी मैंने कहा, मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं वो किस टाइप के होते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें बच्चों, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस या नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स का डायग्राम आपको एनसीईआरटी ने भी दे रखा है बच्चों, और इसके बारे में मैं अगेन आज भी बात करूंगा, और ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो है जिसको बच्चों ने बहुत पसंद करा है, जहां पर मैंने नी जर्क रिफ्लेक्स, यदि आप देखोगे बच्चों तो यहां पर नी जर्क रिफ्लेक्स में एनसीईआरटी का ही डायग्राम लेकर आया हूं, साफ साफ मेंशन कर रखा है कि यहां पर इंटरन्यूरॉन है। और अभी अपन जब क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस पढ़ेंगे बच्चों, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी आता है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसके बारे में बात करी है, तो हम दो टाइप के रिफ्लेक्स एक्शंस और देखेंगे, मोनोसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जहां पर इंटरन्यूरॉन होता है, और मोनोसाइनेप्टिक वो जहां पर नहीं होता।
एनसीईआरटी ने नी जर्क रिफ्लेक्स के डायग्राम में आपको इंटरन्यूरॉन शो कर रखा है, बट है कैसा ये एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन है, जबकि इंटरन्यूरॉन है तो कैसा होना चाहिए था, पॉलीसाइनेप्टिक। तो इंटरन्यूरॉन होते हुए भी, यहां पर जो डायग्राम आपको दिखा रखा है उसमें इंटरन्यूरॉन होते हुए भी लेबल्ड भी है, ये क्यों मोनोसाइनेप्टिक है उसको बहुत डिटेल में प्रॉपर्ली मैंने एक्सप्लेन करा है बच्चों उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो आप नी जर्क रिफ्लेक्स के नाम से सर्च में डालोगे चैनल पे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एक बार उस वीडियो को देखोगे तो आपके रिफ्लेक्स एक्शंस को लेके, मोनोसाइनेप्टिक पॉलीसाइनेप्टिक को लेके सारे डाउट्स, सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, क्लैरिटी आ जाएगी चीजों के बारे में। आज तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही सही वैसे, है ना। तो नी जर्क रिफ्लेक्स जैसे अभी हमने बात करी, जो एनसीईआरटी ने बता रखा है, आपको अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। विड्रॉल रिफ्लेक्स, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस वो सारे रिफ्लेक्सेस जिसमें आपको कोई यदि ऐसा स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है जिससे आपको दर्द हो, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हो, बहुत ठंडा बहुत गर्म, है ना, किसी ने चुमटी काट ली, जिसमें आपका बॉडी पार्ट इनवॉल्नरली, अचानक, स्पॉन्टेनियसली पीछे की तरफ खिंच जाता है, आप पीछे की तरफ हट जाते हैं, आपका बॉडी पार्ट पीछे की तरफ हट जाता है, वो सारे रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं विड्रॉल रिफ्लेक्स, जिसमें आप बॉडी पार्ट को विड्रॉ कर रहे हो। गर्म बर्तन पे हाथ लगा, अपने आप हाथ पीछे आ गया, किसी ने पैर पे पैर रख दिया, अपने आप पैर पीछे आ गया, पैर में कांटा चुभा कुछ, अपने आप पैर उठ गया। हम विड्रॉ कर रहे हैं बॉडी पार्ट को इनवॉलंटरली, विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट, विदाउट एनी थॉट, है ना। तो ये सारे विड्रॉल रिफ्लेक्सेस, ये जितने भी विड्रॉल रिफ्लेक्सेस हैं, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। इनमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन तक तो इंपल्स जा ही नहीं रही, जरूरत ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड से ही वहां तक सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, मोटर न्यूरॉन वापस से इन्फॉर्मेशन ले आएगा मसल के पास, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों। आगे बात समझ में। क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, इसका जस्ट उल्टा, जो अभी मैंने आपको बताया कि दे अकर एट द लेवल ऑफ ब्रेन, यहां पर ब्रेन पर्टिकुलरली, यूजुअली जो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस होते हैं उनमें ब्रेन स्टेम वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है। ब्रेन स्टेम क्या होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मिड ब्रेन, पोन्स मेडुला, तीन चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है बच्चों, बट दे नेवर इन्वॉल्व फोरब्रेन और सेरिब्रम। में ऑलरेडी आपको बार बार बोल चुका हूं आज के लेक्चर में शुरुआत से लेकर अभी तक कि कभी भी रिफ्लेक्स एक्शन में थिंकिंग पार्ट यानी कि सेरिब्रम इन्वॉल्व नहीं होगा, क्रेनियल रिफ्लेक्सेस में भी नहीं होगा। क्रेनियल रिफ्लेक्सेस के कुछ एग्जांपल्स बच्चों, यॉर्निंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर आपको पता होना चाहिए, सलाइवेशन आपको पता होना चाहिए, दीज ऑल आर क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। इनके सेंटर्स वॉमिटिंग और सलाइवेशन के पूछे जाते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में लोकेटेड होते हैं बच्चों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया एक तरह का क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्स एक्शंस का ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, कि किस लेवल पे उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, हाईएस्ट सेंटर ऑफ प्रोसेसिंग उनका क्या, भाई स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक ही जाकर वापस हो गया पूरा, या ब्रेन तक जाने की जरूरत पड़ रही है प्रोसेस करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक्शन को। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइनेप्सेस, जैसे अभी हमने बोला था कि भाई दो तरह के हो सकते हैं साइनेप्सेस के बेसिस पे, यदि इंटरन्यूरॉन नहीं है तो फिर एक ही साइनेप्स बनेगा पूरे रिफ्लेक्स आर्क में, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में जंक्शन बनेगा, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन साइनेप्स कहलाता है बच्चों। तो ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें इंटरन्यूरॉन नहीं है, डायरेक्टली सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बना रहा है और पूरे रिफ्लेक्स आर्क में एक ही साइनेप्स है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं। लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शंस बच्चों जहां पर एक से ज्यादा साइनेप्स बन रहे हैं रिफ्लेक्स आर्क के अंदर, डेफिनेटली वहां पर कब बनेंगे ऐसे, जब इंटरन्यूरॉन होगा। तो यदि इंटरन्यूरॉन है रिफ्लेक्स आर्क में, देन दे आर कॉल्ड एज पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। क्या क्वेश्चन आया भाई? बेटा सीजर को आप रिफ्लेक्स नहीं बोलो तो ज्यादा बेटर है ना। सीजर क्या है, एक तरीके की अब नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स है। भाई न्यूरॉन्स यूजुअली तो कब फायर करते हैं, कब इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है मोटर न्यूरॉन्स के अंदर, जब अगेन हमने बोला ना कोई स्टिमुलस है, आपने कुछ सोचा कि मेरे को ये काम करना है, या कोई स्टिमुलस आपने रिसीव करा तब वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल चीज हो गई। कई बार आपका ब्रेन अननेसेसरी, जब जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है, चाहे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल पे हो, चाहे वो एनाटॉमिकल लेवल पे हो, तो मोटर न्यूरॉन्स के अंदर जिस समय इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने की या कंडक्ट करने की जरूरत नहीं, तब भी कंडक्ट हो रही है, तो फिर क्या होगा, उन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वो इलेक्ट्रिक इंपल्स, जब आप रेस्टिंग आराम से बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, तब भी यदि मसल्स के पास इलेक्ट्रिक इंपल्स जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, कन्वर्जन्स, सीजर्स जिनको आप कहते हो, दौरे पड़ना बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में। बेटा पैरालिसिस के कई कारण होते हैं, है ना। पैरालिसिस में या तो ब्रेन के लेवल पे ही एक पार्ट में कोई डैमेज हो गया, जनरली ये होता है यदि राइट हाफ ऑफ द ब्रेन में डैमेज है तो लेफ्ट साइड पैरालाइज होती है, लेफ्ट साइड में डैमेज है तो राइट साइड पैरालाइज होती है।
है ना। पैरालिसिस के लिए मेनली जो है आपका सेरेब्रम वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मोटर एरिया वहीं होता है बच्चों। एक डिफेक्ट वहां हो सकता है तो पैरालिसिस हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी कि वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनमें कोई अबनॉर्मलिटी है, उनसे रिलेटेड कोई डिजीज है तो भी हो सकता है। हो सकता है आपके नर्वस सिस्टम में कोई डिफेक्ट नहीं हो, लेकिन मसल के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो भी वहां पर पैरालिसिस हो सकता है। तो पैरालिसिस का मतलब इतना सा होता है कि आपकी मसल काम नहीं कर रही है, लेकिन कारण अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। आई थिंक दोनों के जो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस जो अभी पूछे गए थे क्लियर हो गए होंगे। मोनोसाइनेप्टिक पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की मैं बात कर रहा था, क्लियर है, डिफरेंस तो समझ में आ गया। अब एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस दे कंटेन सिंगल साइनेप्स इन रिफ्लेक्स आर्क इनसाइड सीएनएस। अगेन नी जर्क रिफ्लेक्स जो अभी आपको मैंने बोला था, जिसमें इंटरन्यूरॉन है, दिखा रखा है डायग्राम में, लेकिन वो मोनोसाइनेप्टिक है, ध्यान रखना बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। डाउट हो तो मैंने भी आपको बोला है चैनल पे एक बार नी जर्क रिफ्लेक्स सर्च में डाल देना, वीडियो आएगा आपके सामने, उस वीडियो को देख लेना, जिंदगी भर कभी डाउट नहीं रहेगा इस चीज के ऊपर, ठीक है। समस्या यह है, यहां पर एनसीईआरटी ने जो डायग्राम लिया है उसको डिट्टो कॉपी पेस्ट करा है एक अच्छी एक्सटेंडेड बुक से, इंटरनेशनल की बुक है कैम्बेल। कैम्बेल में ये डायग्राम एज इट इज दे रखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेबलिंग के साथ आपको मिलेगा, एग्जैक्ट कलर्स के साथ मिलेगा आपको, है ना। तो डायग्राम तो एक अच्छी किताब से ले लिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो फिर संकट होना ही होना है। आगे बात समझ में? तो याद रखना है आपको मोनोसाइनेप्टिक क्यों, अभी बताऊंगा। इसके अलावा बच्चों स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस वगैरह जो होते हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस भी आप पढ़ोगे जब एमबीबीएस में जाओगे, जब नर्वस सिस्टम का एवेल्युएशन हम करते हैं तो वहां पर हम इनके बारे में बात करते हैं, ठीक। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आप तो सिर्फ ये याद रख लो, क्योंकि आपसे यदि पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। पॉलीसाइनेप्टिक दे कंटेन मोर देन वन साइनेप्सिस इन द रिफ्लेक्स आर्क। अब एग्जांपल यहां पर विड्रॉल रिफ्लेक्स, जो अभी मैंने आपको बताया था, विड्रॉल रिफ्लेक्सेस एक्सप्लेन कर चुका हूं। किसी भी पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है, गर्म बर्तन पे हाथ लग गया, कांटा चुभ गया, किसी ने चुमटी काट ली, तो इन सारे रिफ्लेक्सेस में ऐसे रिफ्लेक्सेस जिनमें हम बॉडी पार्ट को पीछे खींच लेते हैं, इनफैक्ट खिंच जाता है अपना आप इनवॉलंटरली बिना सोचे, वो सारे विड्रॉल रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं बच्चों। ये सारे पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं, लेकिन इनमें इंटरन्यूरॉन आपको मिलेगा बच्चों। आगे बात समझ में? तो पॉलीसाइनेप्टिक एंड मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो एक बार देखो ये डायग्राम देख लेते हैं अपन। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे अपने को पता है कि भी ज्यादातर रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं। अपन स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये अपन ने स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन बना लिया भाई। बीच में ग्रे मैटर है, साइड्स में व्हाइट मैटर है। व्हाइट मैटर को अपन एक काम करते हैं, शेड कर देते हैं। तो शेडेड पोर्शन जो है दिस इज व्हाइट मैटर। अब कोई भी रिफ्लेक्स सेक्शन होगा वो कैसे होगा? सबसे पहले रिसेप्टर, मान लो वही किसी, हम विड्रॉल रिफ्लेक्स देख लेते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक का एग्जांपल देख लेते हैं। हमने किसी गर्म बर्तन को टच करा तो स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे। अब जब ये स्टिमुलेट होंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी, जिसको कौन लेकर जाएंगे? हमारे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स किस टाइप के होते हैं मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों, स्यूडो यूनिपोलर टाइप के होते हैं, जिनमें डेंड्रोन डेंड्राइट नहीं होते, एक्सोन बाइफर्केटेड होता है। याद रखना सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती है, और पढ़ हम सब कुछ चुके हैं, वो डिपेंड करता है आपको कितना याद है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक इंपल्स से सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएगा बच्चों, ये सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब क्योंकि हम विड्रॉल रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं तो ये पॉलीसाइनेप्टिक है, पॉलीसाइनेप्टिक है बच्चों, तो यहां पर आपको इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड क्या मिलेगा? एक इंटरन्यूरॉन भी मिलेगा। तो ये इंपल्स अब सेंसरी न्यूरॉन से पहले किस में आएगी बच्चों? इस इंटरन्यूरॉन के अंदर आएगी। तो ये क्या है यहां पर? इंटरन्यूरॉन। तो एक साइनेप्स किसके बीच में बना? सेंसरी और इंटरन्यूरॉन के बीच में। अब यहां से इंपल्स आगे कैसे जाएगी? यहां से इंपल्स जाएगी आगे विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन इस इंपल्स को किसके पास लेकर जाएगा? आपकी मसल्स यानी कि इफेक्टर्स के पास, हाथ की मसल्स के पास, इफेक्टर्स। और इफेक्टर यहां पर क्या है? मसल। मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और आपका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर देखो दो साइनेप्स बन रहे हैं, एक साइनेप्स बन रहा है सेंसरी और इंटरन्यूरॉन के बीच में, और दूसरा बन रहा है इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में। तो ऐसा रिफ्लेक्स आर्क जहां पर एक से ज्यादा साइनेप्स बनता है उसको हम पॉलीसाइनेप्टिक कहते हैं। क्लियर है ना। तो यहां तक आई थिंक दोनों तरह की जो क्लासिफिकेशन अपन ने रिफ्लेक्स सेक्शंस की देखी, समझ में आ गई होगी। अब एक बार फटाफट मैं आपको यह भी बता देता हूं कि भाई इसमें इंटरन्यूरॉन होते हुए भी क्यों ये मोनोसाइनेप्टिक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए जो लेक्चर ऑलरेडी मैं वीडियो जो ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं वो देख लेना, ताकि आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। हमारे लिए टाइम बहुत क्रूशियल है बच्चों,
है ना। 7 मई को नीट एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है ना। तो देखो यहां पर होता क्या है, पहले नी जर्क रिफ्लेक्स समझ लो। नी जर्क रिफ्लेक्स अगेन नर्वस सिस्टम इवेल्युएशन या हम कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के इवेल्युएशन के लिए किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट्स में जिनमें नर्वस सिस्टम या मसल सिस्टम से रिलेटेड कोई अबनॉर्मलिटी तो उनमें चेक करते हैं, बहुत सारे टेस्ट करते हैं, उनमें से एक टेस्ट होता है नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि वो न्यूरॉन्स या नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड का वो पार्ट जो हमारे पैर से रिलेटेड है या नी जॉइंट के आसपास से रिलेटेड है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पर्टिकुलरली जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड के लंबर रीजन की बात करें वो इन्वॉल्व होता है बच्चों हमारे नी जॉइंट के रिलेटेड एक्शंस के अंदर। हम वो चेक करते हैं कि भाई वहां से जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं पैर में या वहां पैर से जो सेंसरी न्यूरॉन्स जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक वो सब सही है या नहीं है। यदि ये रिफ्लेक्स प्रॉपर्ली आ रहा है, रिफ्लेक्स तभी आएगा प्रॉपर्ली जब पूरे पाथवे के सारे कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली काम करो, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन भी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट भी, फिर मोटर न्यूरॉन भी, रिसेप्टर्स भी, इफेक्टर्स भी। यदि आ रहा है प्रॉपर्ली इसका मतलब नी जॉइंट से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट, वो सब सही काम कर रहे हैं, उस जगह पर उस पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत किसी और पार्ट की। इसका मतलब आई बात समझ में। इसलिए ये इवेल्युएशन किया जाता है, अलग अलग बॉडी जॉइंट्स का इवेल्युएशन इस तरह से होता है, एल्बो का भी होता है, एंकल का भी होता है, नी का भी होता है ना। तो इनमें से एक नी जर्क रिफ्लेक्स। अब किया कैसे जाता है ये, इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम पेशेंट को पहले अच्छे से काउच पे या एक टेबल पे चेयर पे बिठा देते हैं। इस तरह से बिठाते हैं कि हाइट इतनी होनी चाहिए बैठने के बाद उस जो भी आप पलंग पे बिठा रहे हो या काउच पे बिठा रहे हो, एग्जामिनेशन काउच पे, कि उसके पैर फ्लोर पे टच नहीं हो, उसके पैर फ्लोर से ऊंचे रहने चाहिए, है ना, लटके हुए रहने चाहिए। पैर लटक रहे हैं, ऐसे बैठा हुआ यूं मान लो ये पैर है, ये थाई वाला पार्ट, ये नीचे लेग वाला पार्ट है, ये नी जॉइंट है। अब उसको ये बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है ना, बिल्कुल लटका हुआ है, आराम से हैंगिंग है उसका जो पैर है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अभी बहुत सिंपल वे में, थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये तो आप जब एमबीबीएस में जाओगे एग्जैक्ट तरीका क्या होता है करने का वहां पर सीखना। बाकी डॉक्टर्स के पास एक हैमर होता है, हथौड़ा, है ना, चिंता मत करो, उसके आगे वाला पार्ट रबड़ का होता है तो हड्डी उड्डी टूटेगी नहीं, तोड़ने के लिए नहीं, चेक करने के लिए यूज करते हैं। उससे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारी थाई से एक मसल आती है क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस, उसका टेंडन यहाँ पर टीबिया के ऊपर जुड़ता है, इस जगह पर हिट करते हैं। हिट करते हैं तो यदि इसका ये पूरा पाथवे सही है तो फिर क्या होगा, एक जर्क आएगा पांव में आगे की तरफ, लेग में, और यदि ये जर्क आ रहा है हिट करते ही तो हम कहेंगे नी जर्क रिफ्लेक्स नॉर्मल है। आई नहीं आई बात समझ में, ये तो होता है नॉर्मल नी जर्क रिफ्लेक्स। अब ये नी जर्क रिफ्लेक्स आया कैसे, यहां पर देखो दिखा रखा है एनसीईआरटी ने, ये क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस देखो, ये वाली मसल, ये जो मसल है ऊपर थाई में, है ना, ये बोन है बच्चों, यहां पर ये आपकी फीमर बोन, बोन के ऊपर थाई का जो फ्रंट वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चों, वहां पर क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस होती है, और पीछे की तरफ हमारी थाई में पीछे की तरफ हैमस्ट्रिंग मसल्स है, यहां पर क्या है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है बच्चों। तो ऊपर क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस, नीचे की तरफ हैमस्ट्रिंग मसल्स। क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस का काम क्या होता है, जब क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पैर आगे की तरफ जाएगा, और हैमस्ट्रिंग का काम क्या होता है, यदि हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पैर पीछे की तरफ जाएगा। इस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हो रहा है, जब इस हैमर से हम यहां पर हिट कर रहे हैं, किस पे हिट कर रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस के टेंडन पे जो यहां पर आकर जुड़ रहा है बच्चों, तो यहां पर जो सेंसरी न्यूरॉन होगा उसमें एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी। आगे बात समझ में। और यहां पर देखो ये बता रखा है वो एफरेंट पाथवे, एफरेंट का मतलब सेंसरी न्यूरॉन, और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां जा रही है बच्चों, ये देखो सीडो यूनिपोलर टाइप का है, सेल बॉडी इस जगह बना रखी, आराम से आप देख सकते हो, इसमें कोई डेंड्रोन डेंड्राइड नहीं है, एक्सोन बाइफरकेटेड है, एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है, इससे जो इंपल्स है एरोज बने हुए हैं, कहां आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों, ये जो सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स लेकर आया है ये दो न्यूरॉन्स में आगे ट्रांसमिट हो रही है बेटा। अब कैसे ट्रांसमिट हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, कि वास्तव में दोनों में ट्रांसमिट हो रही है या अल्टीमेटली हो क्या रहा है वो देखते हैं। अब देखो एक तो मोटर न्यूरॉन है यहां पर, जिसमें मैं ये ग्रीन कलर के एरोज बनाता जा रहा हूं, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन हमारे हिट करने पर इंपल्स लेकर आया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये आगे चली गई डायरेक्टली, यहां पर जो सिनेप्स बन रहा है बच्चों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में डायरेक्टली बन रहा है, और ये सेंसरी न्यूरॉन जो इंपल्स लेकर आया था फ्रॉम द मसल, ये मोटर न्यूरॉन को इंपल्स ट्रांसमिट कर रहा है, और ये मोटर न्यूरॉन इस इंपल्स को फिर क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस के पास लेकर आया, क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस में कॉन्ट्रैक्शन होगा और आपका लेग आगे जाएगा, जर्क आएगा, इसका मतलब कि नी जर्क रिफ्लेक्स नॉर्मल है।
आई बात नहीं आई समझ में? ये नॉर्मल नी जर्क रिफ्लेक्स है यहां पर। तो फिर अब यहां पर ये इंटरन्यूरॉन क्या कर रहा है, इसको समझ लो फटाफट। बेटा देखो, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो पांव आगे जाएगा, लेकिन यदि हैमस्ट्रिंग हुई तो पांव पीछे जाता है। यदि हम चाहते हैं कि ये नी जर्क रिफ्लेक्स नॉर्मली आए, तो हमें इस चीज को भी इंश्योर करना होगा कि जब क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उस समय हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। और ऐसा सारी एंटागोनिस्टिक मसल्स में होता है। एंटागोनिस्टिक जो अपोजिट काम करती है, जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। बाइसेप्स हाथ को ऐसे मोड़ती है, बेंड करती है, फ्लेक्स करती है। ट्राइसेप्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हाथ ऐसे खुलता है हमारा। अब सपोज करो आपको हाथ ऐसे बेंड करना है, तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी ट्राइसेप्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाए तो फिर क्या होगा? ये तो इधर खींच रही है, ये इधर खींच रही है, आपका हाथ बेंड ही नहीं हो पाएगा। तो हमारे दिमाग ने क्या कर रखा है, हमारा बॉडी सिस्टम कैसा बना हुआ है, भगवान ने इस तरह से बनाया है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये ऑटोमेटिकली रिलैक्स होगी। और ऐसा कैसे होगा, यहां पर आप देख सकते हो। ये जो सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स ला रहा है, इसने अपने मोटर न्यूरॉन को तो दे ही दी जिससे क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, और रिफ्लेक्स उसी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि इस रिफ्लेक्स एक्शन में डायरेक्टली सेंसरी और मोटर के बीच में साइनेप्स बन रहा है। एक ही साइनेप्स है, मोनोसाइनेप्टिक कहलाएगा। इंटरन्यूरॉन बच्चों डायरेक्टली इस रिफ्लेक्स के पाथवे में नहीं है, ये किसके पाथवे में है? ये जो सेंसरी न्यूरॉन यहां पर इंपल्स लाया बच्चों, इसने इस इंपल्स को एक इंटरन्यूरॉन में भी दे दिया। साथ के साथ क्वाड्रिसेप्स के मोटर न्यूरॉन में तो ट्रांसमिट हुई सही, इसने एक इंटरन्यूरॉन को भी वो इंपल्स ट्रांसमिट करी। और ये जो इंटरन्यूरॉन है बच्चों, ये किसके साथ साइनेप्स बना रहा है? ये आप ध्यान से देखोगे तो हैमस्ट्रिंग के न्यूरॉन के साथ, मोटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंटरन्यूरॉन क्या करेगा, जब ये इंपल्स लेकर आएगा तो इंफॉर्मेशन क्या आ रही है कि हमें क्वाड्रिसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन ये भी आ गई कि इस समय हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। और ये इंटरन्यूरॉन में जब इंपल्स आएगी तो ये इंटरन्यूरॉन ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा इस जंक्शन पे, इस साइनेप्स पे, मतलब साइनेप्स बिटवीन इंटरन्यूरॉन एंड हैमस्ट्रिंग का मोटर न्यूरॉन के जंक्शन पे, जिससे हैमस्ट्रिंग के मोटर न्यूरॉन में इंपल्स नहीं जनरेट होगी, इनफैक्ट इंपल्स ब्लॉकेड होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा। पढ़ा चुका हूं मैं आपको कैसे इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ लिया था। तो यहां पर ये इंटरन्यूरॉन क्वाड्रिसेप्स के पाथवे में नहीं है, इनफैक्ट हैमस्ट्रिंग के पाथवे में है, और उसका काम हैमस्ट्रिंग को रिलैक्स करके रखना है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट करके रखना, ताकि क्वाड्रिसेप्स ही कॉन्ट्रैक्ट हो और नी जर्क रिफ्लेक्स प्रॉपर्ली आए बच्चों। जो क्वाड्रिसेप्स वाला पाथवे है आप उसमें आराम से देख सकते हो, उसमें कहीं पर भी इंटरन्यूरॉन नहीं है, इसीलिए जो नी जर्क रिफ्लेक्स है बच्चों वो एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, ना कि पॉलीसाइनेप्टिक। इंटरन्यूरॉन जो है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्स के पाथवे में नहीं है, वो एसेसरी पाथवे में, हेल्पिंग पाथवे में, उस पाथवे में है, उस मसल के पाथवे में है जिसको रिलैक्स करके रखना है। लेकिन रिफ्लेक्स लाने के लिए जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मसल, वो तो क्वाड्रिसेप्स है, और उसके कॉन्ट्रैक्शन का जो पाथवे उसमें कहीं पर भी आपको इंटरन्यूरॉन नहीं मिलेगा। That is why knee jerk reflex is an example of monosynaptic reflex. क्लियर है या नहीं है? डाउट हो तो बेटा अभी पूछ लेना, क्योंकि फिर बाद में ये समझ में नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत, है ना। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और एक और वीडियो ऑलरेडी चैनल पे जिसमें और ज्यादा डिटेल में मैंने इसको समझा रखा है बच्चों, उसको देख लोगे तो फिर तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं। लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमें देखनी है रिफ्लेक्सेस की, और लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लर्निंग, है ना। अभी तो हम कह रहे थे कि भाई यूजुअली लर्निंग का कोई रोल नहीं होता रिफ्लेक्स सेक्शंस में, लेकिन है, और मैंने इसलिए बोला था कि 10th में जो पढ़ा वो इनकम्प्लीट है। लर्निंग के बेसिस पे भी हम रिफ्लेक्स सेक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। अनकंडीशनड या सिंपल रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं, और दूसरे होते हैं बच्चों कंडीशनड या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। पहले अनकंडीशन जो मेजोरिटी होते हैं, ज्यादातर रिफ्लेक्सेस किस कैटेगरी में आएंगे, सिंपल रिफ्लेक्सेस और अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस, है ना। क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड। तो अनकंडीशनड या सिंपल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं बच्चों, जिनमें आपको पहले कोई प्रीवियस लर्निंग रिक्वायर्ड नहीं होती, दे डोंट रिक्वायर प्रीवियस लर्निंग, सीखने की जरूरत नहीं है, जो आप सीखकर पैदा होते हो। हम कहते हैं ना कि हम सारी चीजें सीखकर थोड़ी पैदा होते हैं माँ की गोद से, लेकिन ऐसा है, जो रिफ्लेक्स एक्शन से आपके अनकंडीशन होता है, आप ऑलरेडी आप बाय बर्थ आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, यदि मैं बात करूं छोटा बच्चा, क्या आप उसको छींकना, स्नीज करना सिखाते हो कि बेटा अच्छू ऐसे छींकते हैं, सिखाने की जरूरत पड़ती है क्या? या छोटे बच्चों को सिखाना पड़ता है क्या कि बेटा ये गर्म बर्तन है, इस पे तेरा पैर या हाथ लग जाए तेरे को पीछे खींचना है? नहीं। एक बिल्कुल छोटे बच्चे का पैर भी बाय चांस गलती से यदि गर्म बर्तन पे टच हो गया तो वो भी अपना आप पीछे आएगा। विड्रॉल रिफ्लेक्स बाय बर्थ प्रेजेंट है, सीखने की जरूरत नहीं है, लर्निंग की जरूरत नहीं है। स्नीजिंग सीखने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपना आप छींकता है, पैदा होते ही छींकने लग जाते हैं। कफिंग
जरूरत नहीं है सीखने की, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, लर्निंग रिक्वायर्ड नहीं होती, और मेजॉरिटी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं बच्चों वो अनकंडीशनड ही होते हैं, इनको सिंपल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। स्नीजिंग, कफिंग, यॉर्निंग, विड्रॉल रिफ्लेक्स एक्सेट्रा। आगे बात समझ में, नी जर्क रिफ्लेक्स सब इसमें आ जाएंगे। अब कंडीशनड क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको प्रीवियस लर्निंग जरूरी होती है, और अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा फटाफट। इसके एग्जांपल से साइकिलिंग, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, टाइपिंग करना, गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना, ये सारी चीजें क्या है, टू व्हीलर चलाना, कार चलाना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, दीज आर कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस, प्रीवियस लर्निंग रिक्वायर्ड। मतलब ऐसे भी कुछ एक्शन या एक्टिविटीज होती हैं जिनको जब तक आपने अच्छे से सीखा नहीं है वो वॉलंटरी एक्शंस होंगे। मतलब जब आप साइकिल चलाना सीखते हो, शुरुआत में आपको नहीं आई है, तो वहां तो आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, यार मेरे को बैलेंस भी बनाना है, ऐसे पेडल मारना है, जो हैंडल है उसको सीधा रखना है, सामने देखना है, ब्रेक भी लगाने, आपको पूरा दिमाग काम करता रहेगा, है ना। वहां पर वो एक्शन वॉलंटरी है, आप सोचकर करो। जहां सोचकर कर रहे हो, जहां थिंकिंग कंपोनेंट आ गया, वो रिफ्लेक्स नहीं हो सकता, मैंने पहले ही कह दिया। बट जब आप साइकिल को अच्छी तरह से चलाना सीख लेते हो, तो फिर आपने नोटिस करा होगा, जैसे मान लो यदि आप स्कूल जाते हो साइकिल से, तो एक समय के बाद आप कब घर से स्कूल पहुंच गए या स्कूल से घर पहुंच गए आपको ध्यान ही नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली साइकिल चल रही है, आप अपनी धुन में हो, कुछ सोच रहे हो, गा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, लेकिन आपको वहां पर वॉलंटरी नहीं सोचना पड़ता मेरे को पेडल मारना है, मेरे को बैलेंस बनाना है। कारण अब वो आपका रिफ्लेक्स बन चुका है, आपका ब्रेन ट्रेन हो चुका है, अब उसको उस चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। पहले वो एक्शन वॉलंटरी था, अब इनवॉलंटरी हो गया, अब स्पॉन्टेनियस हो गया। बच्चों गिटार बजाना सीख रहे हो, शुरुआत में आपको ध्यान देना पड़ता है, यार इस तार पे अपनी फिंगर आनी चाहिए, इस कॉर्ड पे फिंगर आनी चाहिए, ये वो ये दबाना है, वो सारी चीजें। फिर जब सीख जाते हो अच्छे से, तो चलती रहती है गिटार, देखने की जरूरत नहीं है कि किस कॉर्ड पे आपकी उंगलियां जा रही है। क्यों? फिर वो रिफ्लेक्स बन गई। स्विमिंग अगेन, है ना, एक बार यदि किसी को स्विमिंग आ गई ना, तो वो डूब कर नहीं मरेगा यदि वो पूरे होशो हवास में पानी में है तो। और ये चीज फॉरेंसिक्स में या जो मर्डर केसेस होते हैं वहां पर काम में भी आती है। जैसे मान लो कोई मर्डर केस आया, पता नहीं कि मर्डर है या सुसाइड है ना, डाउटफुल है ना, किसी की डेथ हुई है और वहां पर डाउटफुल है, इट मे बी अ मर्डर, इट मे बी अ सुसाइड। और बोला क्या जा रहा है कि भाई इसने अपने मतलब स्विमिंग पूल में डूबकर आत्महत्या कर ली, कूद गया, डूब गया, आत्महत्या करी है। यदि मान लो पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छा तैराक था, उसको स्विमिंग आती थी, ठीक है, तो वो कभी भी डूबकर आत्महत्या नहीं कर सकता। यदि किसी को स्विमिंग आती है और वो ये सोच रहा है कि मैं डूबकर आत्महत्या करूं, नदी में कूद गया ये सोच के कि मैं तो नहीं तैरूंगा, कुछ भी हो जाए, वो तैरेगा। जैसे ही पानी में जाएगा ऑटोमेटिकली उसके हाथ पैर चलेंगे, इनवॉलंटरली चलेंगे। क्यों? क्योंकि अब स्विमिंग उसके लिए एक रिफ्लेक्स बन चुकी है, एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी बन चुकी है, उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी पानी में जाते, वो तैरेगा। तो कोई भी स्विमर पूरे होशोहवास में जानबूझकर डूबकर सुसाइड नहीं कर सकता। तो यदि किसी स्विमर का बताया जा रहा है कि डूबकर सुसाइड किया, तो या तो उसको पहले बेहोश किया गया, मारा गया, या तो सर पे चोट मारी गई, बेहोश करके फिर पानी में डाला गया है, मतलब कुछ ना कुछ वहां पर फिर डाउट, फाउल प्ले का डाउट, क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यदि कोई स्विमर का सुसाइड केस आया तो। आई बात समझ में? ये होते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। बच्चों समझ में आ गए होंगे। अब ये जो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस हैं, इनके ऊपर भी एक और क्वेश्चन आता है, और वो आता है कि एक साइंटिस्ट था इवान पावलोव, इन्होंने खूब काम करा इनके ऊपर, खूब स्टडी करा, और इनका एक बहुत ही लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट है, बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट भी है बच्चों, रिंगिंग बेल एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू इन्होंने प्रूव करा कि हाँ कि भाई कैसे कंडीशनिंग होती है हमारे ब्रेन की। और यही तो मैं आपको कहता हूं, यदि आप किसी चीज को बार बार पढ़ोगे, रिवीजन की इंपॉर्टेंस भी बच्चों यही है, कंडीशन रिफ्लेक्स बना लो पढ़ाई को, हर चैप्टर को इतनी बार पढ़ लो, हर चैप्टर को, कि ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन क्या होगा, जब बार बार एक ही चीज का रिपीटिशन होता है ना, तो आपका ब्रेन उसको रिफ्लेक्स बना देता है। और मैं यही करता था बच्चों, हर चैप्टर को इतनी बार पढ़ लेता था और बार बार बिना देखे उसको रिकॉल करता था, बार बार सुनाता था अपने आप को ही जोर जोर से। तो उससे ये होता था कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो रिफ्लेक्स बन गया। किसी ने मुझे बोला ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस सुनाओ, तो मुझे अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। स्टूडेंट लाइफ में यही था, मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी ने कहा ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस सुनाओ, तर 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 तोते की तरह स्टार्ट हो गए भाई। कारण इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार रिवाइज कर लिया, बिना देखे इतनी बार बोल लिया कि अब मेरे ब्रेन को वहां पर थॉट देने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, अपने आप वो एज ए रिफ्लेक्स निकल रहा है बच्चों। तो इवान पावलोव ने क्या करा, इनका जो पालतू कुत्ता था
उन्होंने जब भी उसको खाने देने का टाइम होता था उस समय घंटी बजाते, पहले पहले घंटी बजाते फिर खाना देते, रोजाना। काफी समय तक उन्होंने ऐसे करा। फिर उन्होंने एक दिन क्या करा, घंटी तो बजाई, घंटी बजाते कुत्ता आया। क्यों? अभी तक कुत्ते के ब्रेन की कंडीशनिंग, ट्रेनिंग क्या हो गई थी कि घंटी बजने का मतलब है खाना मिलना। लेकिन आज पैवलो साहब ने चोट कर दी, कुत्ते के साथ खाना नहीं दिया भाई। घंटी तो बजाई, खाना नहीं दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या देखा कि मैंने खाना नहीं दिया है, न खाना बनाया, न खाना दिखाया, तो कुत्ते को ना तो खाने की स्मेल आई, न खाना दिख रहा है, न खाना मिल रहा है, न खाना खा रहा है, फिर भी उसके मुंह से सलाइवेशन हो रहा है, सलाइवा ड्रूल कर रहा था। और सलाइवेशन वैसे कैसे होना चाहिए? खाने को देखकर, खाने की स्मेल से, खाने के थॉट से होना चाहिए। तो यहाँ खाने के थॉट से हुआ है। क्यों? खाने के थॉट को उन्होंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया? रिंगिंग बेल के साथ। और यही सारी चीजें हम रिवॉर्ड वगैरह पनिशमेंट से रिलेट करते हैं। हम कहते हैं ना कि भाई आपको रिवॉर्ड देंगे, आप अच्छे नंबर लाओगे, तो क्यों? कंडीशनिंग कर रहे हैं आपके ब्रेन की। हम आपके परफॉर्मेंस को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं? कंडीशन कर रहे हैं रिवॉर्ड के साथ बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंस है कंडीशन रिफ्लेक्सेस की, जो बहुत ज्यादा यूज में आती है डिफरेंट फील्ड्स में टू मोटिवेट पीपल। बिल्कुल हैबिट्स भी कंडीशन रिफ्लेक्स बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। इसलिए तो कहते हैं जो हैबिट छोड़नी है उसको करना छोड़ दो। कम से कम करोगे तो वो जल्दी छूट जाएगी। एक ही चीज को बार बार करोगे तो फिर आपका उसके ऊपर कंट्रोल कम होता जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग होती जा रही है, वो रिफ्लेक्स की तरफ जाती जा रही है बच्चों। तो अच्छी हैबिट्स को बार बार रिपीट करो ताकि वो कंडीशन रिफ्लेक्स में चेंज हो, ना कि बैड हैबिट्स को। यही मैं कहता हूं बच्चों को हर साल, हर बार ऐसा करना चाहिए भाई। आई बात समझ में? अब लास्ट में आज के लेक्चर को खत्म करने के पहले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और इसका जवाब आपको देना है। सलाइवेशन किस तरह का रिफ्लेक्स होगा? अनकंडीशनड या कंडीशनड? जवाब आता है तो कमेंट में मेंशन करो, नहीं आता है तो ढूंढकर बाद में फिर कमेंट में मेंशन करो, है ना? तो जो भी आपका जवाब है विद एक्सप्लेनेशन, मुझे कारण भी चाहिए, कमेंट में मेंशन करना कि सलाइवेशन को आप अनकंडीशन कहोगे, कंडीशन कहोगे या कुछ और। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन। आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अब जो पार्ट बच रहा है हमारा, उसमें एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलें तो पूरा पार्ट हो गया। अब आईबॉल, ईयर, सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में बात करनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर से आईबॉल स्टार्ट कर देंगे। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स के बारे में वैसे मैं इंडिविजुअल वीडियोस में बता चुका हूं। अलग से मिसलेनियस, जो लास्ट लेक्चर हम लेंगे इसका, उसमें मिसलेनियस पॉइंट्स में आपको एक बार क्रेनियल नर्व्स के बारे में बता दूंगा। पूरी की पूरी जो 12 पेयर होती है उनके नाम वगैरह सारी चीजें, जो जो काम की चीजें, कौन सी सबसे छोटी, कौन सी सबसे लंबी, कौन सी बड़ी, कौन सी है ना, वो सारी चीजें आ जाएगी। कौन सी प्योर सेंसरी है, कौन सी प्योर मोटर है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कर लेंगे। स्पाइनल नर्व्स के बारे में भी जो सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा बच्चों। ठीक है, वो मिसलेनियस पॉइंट्स में जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो सब कवर कर लेंगे 15-20 मिनट में लास्ट में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, मतलब हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है वो भी अब खत्म होने की कगार पे। आईबॉल, ईयर हमें देखना है, कुछ और टंग के बारे में या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं थोड़ा बहुत उनके बारे में और बात करनी है, मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में। विद दैट वी विल फिनिश दिस चैप्टर। इसके बाद जो अगला चैप्टर है, 2 चैप्टर बच रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, उनको भी फटाफट निपटाएंगे। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चों। ठीक है, क्लियर? केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन जो भी है ना, तो ये 2 चैप्टर्स और हमें करने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं, क्योंकि 9 बजे कितना टाइम रह गया भाई? 15 मिनट रह गए हैं। तो 9 बजे अपना नेक्स्ट लाइव लेक्चर है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। एक क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया। सारे क्वेश्चंस के डाउट्स के आपके आंसर में दे ही चुका हूँ। मिलते हैं वापस 15 मिनट के बाद। टेक केयर, गुड बाय।